वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। आरजेड स्टडी क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडो इस्लामिक कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर जो कि एमयू क्लास 11th में टोटल 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और इंडो इस्लामिक कल्चर में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया में इस्लाम का कैसे आगमन हुआ, इंडिया में इस्लाम कैसे फैला, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। और इस चीज़ को हम लोग टोटल 2-3 पार्ट्स में देखेंगे। पहला जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा अर्ली मेडिवल पीरियड, फिर हम लोग मेडिवल पीरियड देखेंगे जिसमें कि हम लोग मुगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर मुगल्स के बारे में के साथ साथ इन सबों का वो जो भी आर्किटेक्चर वगैरह है, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह, वो सब देखेंगे। और इन सब ज़माने के जो फेमस राइटर हैं और जो उनकी फेमस बुक्स हैं इन सब के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अर्ली मेडिवल पीरियड, इसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं 712 एडी ईस्वी से देखा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम से, कि जब उमैयद खिलाफत के दौरान उमैयद खिलाफत के दौरान अल हज्जाज जो कि ईरान का गवर्नर हुआ करता था, उसका एक कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो इंडिया पर अटैक किया। अरबों द्वारा इंडिया पर ये फर्स्ट अटैक था, जो कि कहाँ पर, किस पार्ट में क्या था। ये एक इंडिया का उस समय एक ये हुआ करता था जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में जगह, उसका नाम है सिंध। वहाँ पर राजा दाहिर कि उसके इलाके पर, उसकी टेरिटरी पर ये फर्स्ट टाइम जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है वहाँ पे अटैक करता है और इस इलाके को कब्ज़ा कर लेता है और वहाँ पे जो अपना वो रूल इस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, इसे बोलेंगे फर्स्ट अटैकर इंडिया। वो मात्र 17 साल का था जब उन्होंने अटैक किया था। और अटैक करते थे उन्होंने अपनी वहाँ पे जो है रूलिंग वो स्टार्ट कर दी थी, रूल करना उस एरिया को। और वहाँ पे फर्स्ट जो जजिया टैक्स है वो इम्पोज कर दिया था उन्होंने। टैक्स का नाम जजिया था। और जजिया अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि जजिया क्या होता है कि एक टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स को, मुस्लिम रूलर को पे करना होता है। मतलब कि जो मुस्लिम है वो तो ज़कात पे करते हैं मुस्लिम, और जो नॉन मुस्लिम है वो जजिया पे करते थे। और ये जजिया को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला पहला शख्स जो है, पहला रूलर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम था। और इन सबों के बारे में हमें जो पता चलता है, जो सोर्स है, लिटरेरी सोर्स, वो था चचनामा। चचनामा बेसिकली एक बुक था, चचनामा जिनके राइटर कौन ये अभी अननोन है। और हालांकि कहा जाता है कि इसे अरबी से फ़ारसी में ट्रांसलेट करने वाला अबू बकर कोफ़ी था। ठीक है, तो ये चचनामा जो है बुक, इससे हमें पता चलती है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। फिर नेक्स्ट जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है महमूद गजनबी। इनका टेन्योर जो है वो 998 से 1027 एडी तक रहा, 998 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। ये जो है ये पहला तुर्क था। और इनकी जो डायनेस्टी थी, इनकी जो वो क्या कहते हैं, जहाँ से ये रूल कर रहे थे वो अफ़गानिस्तान से वो बिलोंग था उनका, जो कि एक गजनी जगह का नाम है। और वहाँ से ये लोग जो है अपना सल्तनत चलाया करते थे। और इनके बारे में जो बहुत फेमस बात है वो ये है कि इन्होंने 998 से 1027 ईस्वी तक इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया। कितने टाइम? 17 टाइम्स। और इनका जो है जो 2-3 अटैक वो काफ़ी फेमस है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहला अटैक 1018 ईस्वी में मथुरा पर अटैक किया, और दूसरा 1025 सोमनाथ टेम्पल पर अटैक, और तीसरा एंड लास्ट 1027 ईस्वी में जाट कम्युनिटी पे अटैक। और इनका जो सबसे फेमस है वो आप इसे याद करेंगे, 1025 ईस्वी एडी सोमनाथ टेम्पल पे। कहाँ है ये? गुजरात में। इस पे अटैक किया और यहाँ से बहुत सारा धन दौलत, जो भी सोना चांदी था, वो लूट करके ले गया था। इनका मकसद यहाँ पे रूल करना नहीं था, बल्कि ये अपना जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान जो गजनी है यहाँ पे अपना एक सल्तनत कायम करना चाहते थे। इसलिए ये बार बार इंडिया आकर के यहाँ पर लूटपाट मचाया करते थे। और 1030 यानी 1030 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। इनके बारे में जो पता चलता है वो पता चलता है किताबुल हिंद से। किताबुल हिंद जो है वो एक लिटरेरी सोर्स है, मतलब किताब है, और जिनके जो राइटर है वो अल-बिरूनी है ना। अल-बिरूनी के द्वारा लिखी गई किताब किताबुल हिंद की किताब इसके माने हुआ, उससे इस सोर्स के बारे में पता चलता है। और इनकी कंटेम्प्रेरी जो राइटर हैं, मतलब इनके साथ के और भी जो लिखने वाले हैं वो थे अल-बिरूनी थे,
ठीक है। और आप ये फिरदौसी हैं और ये सिस्तनी है ना, और उतवी हैं, फारूकी हैं, ये सब इनके कंटेम्प्रेरी राइटर है। खैर इनको आप छोड़ भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं वही बताऊंगा आपको जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड नंबर पे जो आता है जिन्होंने भारत पे अटैक किया था, तो वो उनका नाम है मोहम्मद गौरी, जो कि 1175 ईस्वी से 1206 मोहम्मद गौरी, हाँ 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक इनका अटैक देखा गया है। और जो 1125 ईस्वी में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो अटैक किया। और ये जो है ये भी जो बिलोंग करता था, ये भी जो है पाकिस्तान का एरिया जहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, खैबर दर्रा। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ तो इस जगह से कहीं ना कहीं ये मतलब कि अटैक करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे दर्रा उसको बोलते हैं जो दो पहाड़ के बीच की एक छोटी सी पतली संकड़ा जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा वो खैबर जगह था, खैबर का दर्रा उसे बोलते थे। वहाँ से जो है ये हिंदुस्तान में इंटर किया और यहाँ पर आकर के अटैक किया। तो कहीं पे मुल्तान जगह जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे 1175 ईस्वी में इन्होंने अटैक किया। उस समय वहाँ मुल्तान के राजा थे मूलराज फर्स्ट, उनसे इनकी लड़ाई हुई और यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी को जीत हासिल हुई है ना, और जो मूलराज फर्स्ट है वो मारा गया। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो नेक्स्ट जो फिर ये आगे लड़ाई किया बैटल है इनका, वो है माउंट आबू में। माउंट आबू भी यहीं पर इस जगह, यहाँ पर एक जगह है उसका नाम माउंट आबू है। यहाँ पर उस समय जो वहाँ के रूलर हुआ करते थे वो थे भीमदेव सेकेंड। आप लोग याद करेंगे भीमदेव सेकेंड, जो कि 1178 एडी में लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो है वो लॉस्ट, मतलब वो हार गए थे इस बैटल को। और जो थर्ड एंड इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ तराइन भी एक जगह का नाम है, वहाँ पर बैटल हुई थी। और किसके खिलाफ? वो थे पृथ्वीराज चौहान अगेंस्ट पे थे मोहम्मद गौरी के। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो है अगेन वो बैटल हार गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद इस हार से मोहम्मद गौरी को काफ़ी सदमा लगा और वो अगली बार काफ़ी तैयारी से जस्ट उसके एक साल बाद ही, मतलब 1192 में, जगह सेम थी तराइन, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ बैटल जो है वो छिड़ जाती है। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो उनको शिकस्त मिलती है और इन्हें मतलब मार दिया जाता है ना, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, सरकलम कर दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। और यहाँ पर इस बैटल को आसानी से मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट जो बैटल होती है वो मोहम्मद गौरी की वो होती है चंदावर में, है ना। और जो किसके खिलाफ? वो जयचंद के खिलाफ 1194 में। और यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी जो है वो जो है जीत जाते हैं। और करीब करीब इस पूरे इलाके को, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पूरे इलाके को जो है वो मोहम्मद गौरी जो है वो कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ दिन के बाद जो है जो मोहम्मद गौरी है वो वापस चला जाता है। और इनके दो काफ़ी फेमस और काफ़ी करीबी स्लेव एंड कमांडर, पहला का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा बख्तियार खिलजी। ये जो है इन दोनों मोहम्मद गौरी के काफ़ी करीबी थे, है ना। तो मोहम्मद गौरी जो है अपना पूरा जो इलाका है जीता हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं और वो खुद चले जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में, बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोग जानेंगे कि बख्तियार खिलजी आप लोगों को पता हो अगर, तो बिहार में काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी है ना। उसे जो है जलाने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम ये बख्तियार खिलजी ने ही किया था, जो कि वहाँ पर जाकर के उन सारी किताबों वगैरह को जला दिया गया था। और जो भी वहाँ पर क्या कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह थे वो सबको ख़त्म कर दिए थे। और कहा जाता है कि महीनों तक जो है वो जलता रहा। खैर काफ़ी बुरा हुआ, बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का स्लेव एंड कमांडर हुआ करता था, और जो कि उसका सक्सेसर बना मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी के टाइम पर जो है कि दो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, जो कि आप लोग बाद में जानेंगे, वो इंडिया में आए। पहला था कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार काकी, और शेख मोइनुद्दीन।
ये वो नहीं है जो वो चिश्ती जो सिलसिला है वो ये नहीं है, ये दूसरे हैं। खैर इनके बारे में तो उतना इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार काकी के बारे में। ये जो है उस समय इंडिया आए, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में एक और बात जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मोहम्मद गौरी को फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ही लगभग इस पूरे इलाके को कब्ज़ा कर करके यहाँ पर रूल स्टार्ट कर दिया था, और इसके बाद इन्होंने अपने सक्सेसर कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पूरा जो गद्दी है वो दे दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आगे चल करके जो है दिल्ली सल्तनत उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, और अपनी जो डायनेस्टी है वो स्लेव डायनेस्टी, उसकी जो है वो शुरुआत की थी। तो इसलिए मोहम्मद गौरी को फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कहते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर आगे कैसे कैसे क्या किया, और आगे कौन सी इन्होंने डायनेस्टी की शुरुआत की है ना, उनकी डायनेस्टी के बारे में। तो आगे जो क्या कहते हैं पूरी जो रूल चलती है इस एरिया पे, उसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर टोटल जो है वो पाँच डायनेस्टीज़ आती है, जिनमें से कि पहला है वो स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी है, फिर तुगलक है, फिर सैयद है, फिर लोधी डायनेस्टी है ना। इनका यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब जानेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इनका नाम स्लेव डायनेस्टी या फिर इसे ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। ममलूक डायनेस्टी, हिंदी में इसे गुलाम वंश कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इन्होंने फिर अपना जो है वो अम्पायर जो है वो स्टार्ट किया, इसलिए इसे स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टेन्योर रहा दिल्ली सल्तनत में वो 1206 से लेकर के 1210 सॉरी 12 नहीं मतलब 1210 इसमें क्या हो गया 1210 1210 AD तक 1210 ईस्वी तक चला कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी जो डायनेस्टी स्टार्ट की, इसका कैपिटल वो लाहौर था, लाहौर में बनाया इन्होंने, लाहौर को अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। और इसे कहा जाता है कि फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि बता दिया मैंने आपको। और ये फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी थे, फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। और इसका टाइटल इन्हें जो टाइटल दिया गया वो लाख बख्श का और कुरान खान का। लाख बख्श इसलिए दिया गया क्योंकि ये काफ़ी लाखों में चैरिटी करते थे, लाखों में जो है दान दिया करते थे, गरीबों की काफ़ी मदद किया करते थे, इसलिए इसका जो है टाइटल जो है लाख बख्श, लोग इसे लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। और ये इन्हें कुरान पूरा याद था, कुरान पे काफ़ी इनका होल्ड था, इसलिए इसे कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। अब जानेंगे इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि इन्होंने क्या क्या बनवाया, क्या क्या इमारतें बनवाई। तो उसमें से पहला नाम आता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो बनवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे आपको मैप में बताया था, कि मैं फिर से मैप ड्रॉ करता हूँ, तो ये तो काफ़ी रफ है, आपको इस पे नहीं जाना है। लोग एक मिनट कुछ ऐसा ले लेते हैं ना। और यहाँ पे इस एरिया पे है ना, इस एरिया पे जो है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है, एक मिनट, हाँ, जो उनका जो एम्पायर है वो इस एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। तो यहीं कहीं पे दिल्ली भी है, और लाहौर इधर, जो लाहौर तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, तो लाहौर में इसका कैपिटल था। फिर क्या कहते हैं कि दिल्ली यहाँ पर है, जो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। फिर उसके बाद अगली जो बिल्डिंग है वो बनवाया इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कहाँ पे बनवाया, अजमेर में, ठीक है। और जो तीसरी बिल्डिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग
जो इन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था वो था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट किया था। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के टाइम पे जो है ये इंडिया आए थे। इन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। ठीक है, तो फिर 1210 ईस्वी में इनकी मौत हो जाती है लाहौर में ही। और वो जब चौगान एक गेम होता है उसे खेलने के दौरान ये घोड़े पर से जो है नीचे गिर गए थे। चौगान गेम होता है बेसिकली कि घोड़े पर आप बैठ करके एक रॉड से नीचे बॉल को मारा जाता है, उसे पोलो भी कहा जाता है। ठीक है, तो चौगान खेल रहे थे और घोड़े पर से गिरने की वजह से इनकी मौत हो जाती है 1210 ईस्वी में। और यहाँ पर कुछ फेमस बुक्स एंड इसके राइटर्स के नाम हम लोग देखेंगे कि वो है तारीख़ मुबारक शाही। हाईलाइट कर देता है, तारीख़ मुबारक शाही, जिसे लिखते हैं फ़खरुद्दीन अहमद। और उसके बाद है तबाक़त नासिरी, जिसे लिखते हैं मिनहाजुल सिराज। फिर है ताजुल नासिरी, जिसे लिखते हैं हसन नज़ामी। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो रूलर बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो था, क्या कहते हैं, स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ में इसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, और साथ में दामाद भी था। ठीक है, इल्तुतमिश को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर से जो है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। पहले तो कैपिटल लाहौर में थी और इन्होंने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया कैपिटल को, इसलिए इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने गद्दी संभालते साथ इन्होंने जो है कि 2 नए करेंसी इंट्रोड्यूस किए, जिनका नाम है टांका एंड जीतल। जो टांका है वो सिल्वर का हुआ करता था और जो जीतल है वो कॉपर का हुआ करता था, है ना, कॉपर और ये सिल्वर। सिल्वर TANKA टांका, JITAN जीतल। ठीक है, और इन्होंने एक क्या कहते हैं, एक ग्रुप, एक टर्किश नॉवेल लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप बनाया था जिसे तुर्काने चहलगानी, जिन्हें तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ही चालीसा कहते हैं। चालीसा बेसिकली इसमें टोटल जो है वो 40 लोग होते थे, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला से जो क्या सही है क्या गलत है ये लेने में, मतलब सुल्तान को फैसला लेने में मदद करना और जो सही है वो बताना, ये कुछ काम था इन लोगों का। बेसिकली जो लेजिस्लेशन में और एग्जीक्यूटिव वगैरह काम में इनका काफ़ी अहम रोल होता था। ये लोग जो है वो टर्किश नॉवेल सब थे और इन लोगों के ग्रुप को चालीसा कहा जाता था। ये 40 लोगों का ग्रुप होता था। ठीक है, और इन्होंने जो एक नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जिसे इक्ता सिस्टम कहते हैं। इक्ता सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कि ज़मीन को, बड़े जो ज़मीन के टुकड़े होते थे उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके लोगों को दे देना। ठीक है, वो लोग इसमें उपजाएंगे और इनका जो है कुछ हिस्सा वो सुल्तान को ला करके देंगे। ठीक है, तो इसे इक्ता सिस्टम कहते हैं, है ना। स्मॉल ट्रैक्ट से डिवाइडेड, है ना, डिवाइडेड ऑफ लैंड, है ना, लैंड। तो ये एकता सिस्टम। और जो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो इन्होंने क्या कहते हैं, जो बनवाया कुछ बिल्डिंग्स वगैरह और कुछ इम्पोर्टेंट इमारत, वो है हौज खास। हौज खास कहाँ है ये भी आपको पता होगा, ये भी कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और इनके बारे में है कि कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कुतुबुद्दीन यहाँ पर देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने
इन्होंने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं किया था, बस स्टार्ट किया था। इसी बीच उनकी मौत हो जाती है। तो जो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश ने जो है वो कंप्लीट करवाया। ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनकी जो हाइट है वो है 73 मीटर या फिर इसको 243 फीट ये। ठीक है। और एक है सुल्तान घड़ी भी कहाँ है, वो भी दिल्ली में। आपको बता दें जो कुतुब मीनार है वो कहाँ है, मेहरौली में। मेहरौली कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला सुल्ताना जो होती है वो होती है रजिया सुल्ताना जो है वो सुल्तान इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना, और इसके बारे में कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, उनकी जो पैदाइश है वो बदायूं में हुई थी। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर या फिर फर्स्ट एंड लास्ट रूलर है ना इन दिल्ली सल्तनत, लास्ट वीमेन रूलर, फर्स्ट एंड लास्ट वीमेन रूलर। ये जो है पहली एवं आखिरी जो है वो महिला शासक हुई दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। इसके बाद रजिया सुल्ताना के अलावा मतलब कोई भी दिल्ली की जो है वो सुल्ताना जो है वो नहीं हुई। ठीक है। इनकी जो शादी है वो अल्तुनिया से हुई। अल्तुनिया कौन है? अल्तुनिया जो है वो भटिंडा का गवर्नर था। ठीक है, भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, इनसे इनकी शादी हुई। और 1240 ईस्वी में इन दोनों का, इनके जो हस्बैंड थे अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना का जो है वो मर्डर करवा दिया गया इनके भाई के द्वारा। खैर, अगला हम जानेंगे। अगला जो रूलर था वो था बलबन, है ना, बलबन का जो रूलिंग पीरियड रहा वो रहा 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक, मतलब 1266 AD टू 1286 AD। ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं। इनका फुल नेम, जो इनका पूरा नाम था, फुल नेम वो था गयासुद्दीन बलबन जो है वो खुद एक मेंबर थे, वन ऑफ द मेंबर ऑफ चालीसा। जो चालीसा मैंने आपको ऊपर बताया कि चालीसा का ये खुद जो है वो एक मेंबर थे। और इन्होंने ही फिर क्या किया, फिर जो है जो चालीसा का पावर है उसे ख़त्म कर दिया। और चालीसा के पास ये भी पावर थी कि वो किसी भी सुल्तान को गद्दी पर बैठा सकता था और उसे हटा सकता था, लेकिन ये खुद किसी तरह जो है सुल्तान बना और चालीसा को ब्रोक डाउन ख़त्म कर दिया है। ठीक है। और इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया। टाइटल क्या था? जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, मतलब खुद को कंपेयर करने लगा गॉड से। ठीक है। और मतलब गॉड से मतलब ऐसा कहने लगा कि देखो, हम जो भी कह रहे हैं कि वही लास्ट होगा, और हम जो भी कर रहे हैं वो खुदा के नाम पे कर रहे हैं। मतलब अपने आप को उनका क्या कहते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव बताने लगा कहीं ना कहीं। ठीक है। इन्होंने जो है कुछ सिस्टम से इंट्रोड्यूस की। सिस्टम क्या था? सिस्टम था सिद्धा एंड पैबोस। सिद्धा पैबोस मतलब कि जो भी इनके दरबार में आता था वो पहले सजदा करता था और उनके आकर के हाथों को वो चूमता था। इन्होंने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। साथ में एक फेस्टिवल का नाम है नौरोज़, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया अपने कोर्ट में, अपने जो दरबार है उसमें नौरोज़ फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। एक पॉलिसी का उसमें नाम है ब्लड एंड आयरन। इनके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना जाएंगे, ये बहुत क्या कहते हैं, सख्त हुआ करता था क्रिमिनल्स के खिलाफ, या फिर जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था वो उनके खिलाफ जो है काफ़ी सख्त होता था। और उन्हें हिंदी में बोलते इसे खून एवं रक्त की नीति, सॉरी इसको बोलते हैं, एक मिनट मैं ऐसे पहले इरेज कर लूँ। हाँ, इसे बोलते हैं लॉ एवं रक्त की नीति, है ना, नीति ये बोलते हैं।
ये जो है अपने खिलाफ आने वाले दुश्मनों के काफ़ी सख्त हुआ करता था। उनके खिलाफ जो है वो तलवार का इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं करता था। ठीक है, उन्होंने फिर जो है एक मिलिट्री के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जिसे हम लोग जानते हैं दीवाने अर्ज के नाम से, है ना। ये मिलिट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया दीवाने अर्ज के नाम से। और दूसरी बात है कि इनके जो कोर्ट पोएट हुआ करते थे वो हुआ करते थे अमीर खुसरो। इनके बारे में हम लोग आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अमीर खुसरो इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट रूलर जो है रहे दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी की, वो रहे कैकुबा, जिनका जो टाइम पीरियड रहा, टेन्योर रहा, वो 1287 1287 टू 1290 AD 1290 AD। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इनके बारे में इतना जानेंगे हम लोग। लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड किल्ड बाय खिलजीज। अब खिलजीज कौन है वो हम लोग आगे जानेंगे, बस इसके बारे में इतना जानेंगे कि लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, 1290 यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी का एंड हो जाता है कैकुबा के साथ, और यहाँ पर नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो खिलजी डायनेस्टी शुरू होता है। ठीक है, अब ये जानेंगे कि खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है ना। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में 1290 AD से लेकर के 1296 AD तक इनका टेन्योर रहता है, 1296 AD तक। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ अभी तो जानने को है नहीं, बस इनके बारे में एक दो पॉइंट यही जानेंगे कि फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद जो अगला रूलर बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर रहता है वो है एक मिनट, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो है 1296 से 1316, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, है ना, इनका टेन्योर रहता है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये है सेकंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, और इन्हें जो टाइटल है वो दिया गया, इसे कहा जाता है सिकंदर सानी। टाइटल सिकंदर सानी मतलब सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर सानी। ठीक है, SIKAN, सिकंदर सानी। ठीक है, और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो थे नेफ्यू, है ना, नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बात इसमें शायद मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता दूं। नेफ्यू इनके जो है वो भतीजा और जो है ना दामाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो इन्होंने जो है कुछ नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया मिलिट्री में, जो कि था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा क्या था? दाग एंड चेहरा बेसिकली जो मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले जो हॉर्सेस थे, घोड़े थे, उनके ऊपर एक गर्म लोहे के रॉड को गर्म करके उसमें एक दाग दिया जाता था, मतलब एक तरह का साइन बना दिया जाता था, ताकि कोई मिसकन्फ्यूजन ना हो कि ये किसका घोड़ा है ना। और चेहरा की हर एक जो मिलिट्री थी, उनके जो मिलिट्री थे, उनको एक ख़ास तरह का कॉस्ट्यूम दिया गया था, है। तो ये सिस्टम जो है उन्होंने अपने मिलिट्री में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और स्पाई सिस्टम बनाया कि स्पाई सिस्टम आपको पता है कि क्या होता था, जो कि चोरी छुपे लोगों के बीच रह के उनका बात सुनते थे कि लोग राजा के बारे में, मतलब जो रूलर है उनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कहाँ पे क्या प्लान बन रहा है। तो वो पूरा स्पाइंग वाला जो है अलग से डिपार्टमेंट बनाया इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने अपनी कोर्ट में, अपनी जो पूरा जो एरिया था उनका दरबार में, उसमें इन्होंने वाइन को बैन कर दिया था। जो शराब है
वो बैन कर दिया था, वाइन बैन कर दिया था। और इन्होंने जो है वो सेपरेट कर दिया था इसको, सेपरेशन ऑफ मार्केट। मतलब पहले क्या होता था कि एक मार्केट में वो सब कुछ बिक रही है, बट यहाँ पे जो है कि इन्होंने कि फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज का मार्केट अलग है, क्लॉथ का मार्केट अलग है, एनिमल्स का जो मार्केट है वो अलग कर दिया था, सेपरेशन ऑफ मार्केट कर दिया था। ठीक है, अगला जो देखेंगे इनका जो है कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग कि इन्होंने क्या क्या बिल्डिंग्स बनाई, वो हम लोग देखेंगे। अलाई दरवाज़ा बनाया इन्होंने, क्या बनाया? अलाई दरवाज़ा क्या है? अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार का एंट्रेंस था। अगर यहाँ आप लोग कभी अगर गए हो तो अगर कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार का जो बाहरी, जैसे तो ये पूरा इसमें ये है एक गेट सा बनाया था, है ना, तो इसे ही अलाई दरवाज़ा कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हौज खास यहाँ पे, हाँ हौज खास है, हौज खास बनवाया इन्होंने। जमात खाना मस्जिद है, जमात खाना मस्जिद और एक फोर्ट है ना, सीरी में किला बनाया, सीरी फोर्ट। ठीक है, अलाई मीनार ये जो है ना, ये जो है दूसरा वो बनाना चाह रहे थे, कुतुब मीनार बनाना चाह रहे थे। हालांकि वो उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सका, उनके बेसिक्स में ही कुछ फॉल्ट आ गए थे, इनकी वजह से ये कभी बना ही नहीं। तो ये अलाई मीनार जो है वो बनाना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने जो इक्ता सिस्टम था उनको ये एबोलिश कर दिया, मतलब यहाँ से ख़त्म कर दिया, आज से इक्ता वाला सिस्टम ख़त्म। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, एक और है बिल्डिंग का नाम हजार सुतून का महल। सुतून बोलते हैं पिलर्स को, एक पिलर्स जिसमें कि में हजार, मतलब एक बिल्डिंग महल जिसमें कि 1000 पिलर्स था। ठीक है, हाँ पेन से पिलर। ठीक, अमीर खुसरो जो है वो इनके भी कोर्ट पोइट हुआ करते थे, और इनके कोर्ट पोइट में मीर हसन दहलवी भी थे। ठीक है, दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी जो है इनके अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोइट हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत सख्त पॉलिसी अपनाई थी, किंगशिप्स नो किंगशिप, मतलब कि जो इनका जो राज दरबार हुआ करता था, मतलब इनके इसमें कि कोई भी क्या बोलते हैं उसको जी, जो रिश्तेदारी होता है ना, कि इनके मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि किसी भी तरह का फेवर नहीं दिया जाएगा आपको रिश्तेदारी की वजह से, है ना। इनकी एक पॉलिसी थी कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि इनका जो आर्मी था, आर्मी का हेड या फिर इसको कमांडर बोल सकते हैं हम लोग, कमांडर। ठीक है, वो था मलिक काफूर, और दूसरा है कि रामचंद्र। मलिक काफूर को ही हम लोग 1000 दीनारी के नाम से जानते हैं, कि इसे 1000 दीनार में ख़रीदा गया था, इसलिए इसका नाम 1000 दीनारी पड़ गया है। नीचे लिखा हुआ है कि मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहते हैं, क्योंकि इसे 1000 दीनार में ख़रीदा गया था। ठीक है, और इनके बारे में है कि ये जो फर्स्ट टर्की सुल्तान, क्योंकि ये सब जो भी हैं वो सब टर्किश थे, मतलब तुर्क से बिलोंग करते थे, है ना, टर्की से। तो ये फर्स्ट टर्की सुल्तान है जिन्होंने सेपरेट किया रिलीजन को पॉलिटिक्स से, है ना, सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट रूलर जो है वो है मुबारक खान आते हैं। ठीक है, मुबारक खान जिनका टेन्योर रहता है 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद इसे मुबारक खान को खुसरो खान द्वारा मार दिया जाता है ना, किल्ड बाय खुसरो खान। और खुसरो खान को भी जो है वो मार दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा, क्योंकि जो खुसरो खान थे वो मुबारक खान के काफ़ी करीबी हुआ करते थे।
और ये इसलिए मारा क्योंकि ये खुद जो है वो चाह रहा था कि मैं खुद रूलर बन जाऊं। और ये बात जब गाज़ी मलिक को पता चला तो फिर गाज़ी मलिक जो है वो आकर के खुसरो खान को भी मार देता है और यहाँ से जो है अपना एक नया डायनेस्टी, खुद रूलर बन जाता है, एक नया डायनेस्टी स्टार्ट करता है जिसे हम लोग तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जो है उनका नाम है, मतलब नाम जो था उसका वो था गियासुद्दीन तुगलक, जिसे हम लोग गाज़ी मलिक के नाम से भी जानते हैं। जैसा यहाँ पे बताया था गाज़ी मलिक है ना, गाज़ी मलिक उसका नाम था, गाज़ी मलिक के नाम से जानते हैं, जिनका टेन्योर जो रहा वो रहा 1320 से 1325 ईस्वी तक, ठीक है, 1320 टू 1325 AD तक, ठीक है। और इन्होंने कुछ नए शहरों को आबाद किया, उसमें से एक है तुगलकाबाद, है ना, तुगलकाबाद शहर को आबाद किया। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो यहीं पे तुगलकाबाद में शिफ्ट कर दी। कहाँ से? दिल्ली से तुगलकाबाद जो है अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद एक काफ़ी फेमस कोट है, हनूज दिल्ली दूरस्त, है ना। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, जो कि चिश्ती ऑर्डर के थे, ठीक है। इनके हनूज दिल्ली दूरस्त हालांकि काफ़ी ये मैं आपको शॉर्ट में बस बता देना चाह रहा हूँ कि निज़ामुद्दीन औलिया के पास जो है वो कुछ पैसे थे, कुछ दिनार्स वगैरह थे जो कि उनको मिला था खुसरो खान के द्वारा कि उनको भेंट के रूप में, ताकि ये जो है निज़ामुद्दीन औलिया इसे क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले एज अ सुल्तान खुसरो खान को। लेकिन फिर इसी जो जितने भी सारे सिक्के थे इनको रिसीव करने के लिए, इनको कलेक्ट करने के लिए गियासुद्दीन तुगलक जो है वो उनके पास आ रहे थे और कह रहे थे कि मैं आऊँगा, फिर आपसे जो भी मिला है आपको, जो भी रकम वो मैं आपसे ले लूँगा और आपको कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए फिर यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया जो है गियासुद्दीन तुगलक को कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्त है, मतलब दिल्ली अभी दूर है। और कुछ ऐसा भी होता है कि दिल्ली पहुँचते या फिर कहें कि इनके पास पहुँचने से पहले ही गियासुद्दीन तुगलक की जो है वो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसके बाद अगला जो सुल्तान है वो दिल्ली सल्तनत का जो है, मतलब अगला जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का तुगलक डायनेस्टी का, वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका जो टेन्योर है वो रहता है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक, 1325 टू 1351 AD तक, ठीक है। इसका जो रियल नाम था वो था जौना खान, है ना। इसे जो टाइटल दिया गया है वो मैड किंग, पागल राजा जो है वो दिया गया है, और वाइज फूल किंग, बुद्धिमान मूर्ख राजा, और मिक्सचर ऑफ अपोजिट भी इसे कहा जाता है, मिक्सचर ऑफ अपोजिट। और हालांकि कहा जाता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में ये जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान हुआ करता था। फिर भी इनके कुछ ऐसे कदम उठाए इन्होंने जो कि इसे मैड किंग, वाइज फुल किंग, मिक्सचर ऑफ अपोजिट का इसे टाइटल मिला। वो हम लोग जानेंगे कि वो 5 इनके क्या स्टेप्स थे। पहला स्टेप इनका ये लिया गया इनके द्वारा कि इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दी, दिल्ली से जो है इन्होंने अपनी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद देवगिरी में, और जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, है ना, दौलताबाद महाराष्ट्र में। और इनसे इनको काफ़ी नुकसान हुआ, तो ये भी स्टेप जो है इनका काफ़ी बेकार चला गया। दूसरा ये कि इन्होंने नई टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी जो कि काफ़ी सस्ते में बन जाता था और बहुत लोग घर में बनाने लगे इसे। तो इनसे काफ़ी जो है उनका जो इकॉनमी है वो काफ़ी डाउन हो गया, काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं पैसे, मतलब कि एक तरह से कहीं ना कहीं भूखमरी गरीबी आने लगा, ठीक है, इनके टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट स्टेप जो इसके द्वारा लिया गया वो इन्होंने जो द्वाब वाला रीजन, द्वाब उसे कहते हैं कि दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे द्वाब कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी हाई टैक्स लगा दिया था और किसानों की हालत तो पहले से ही जो है वो खस्ता थी ही, और टैक्स की वजह से उन लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी होने लगी। बाद में इन्हें ये सब वापस लेना पड़ा और ये भी स्टेप जो है इनका ख़राब चला गया। और नेक्स्ट है इनका कराची एक्सपेडिशन, और अगला है
खुरासान एक्सपीडिशन, मतलब इन्होंने आर्मीज़ को अपने इधर क्या कहते हैं कराची वाला जो इलाका है, कुछ इस सब इलाके में वहाँ पर भेज दिया ये करने के लिए, एक्सपीडिशन करने के लिए, मतलब नए एरिया को जीतने के लिए। और जब वहाँ से फेल ना हो सके, मतलब पास नहीं हो सका वो, तो इन्होंने सबको खुरासान की तरफ जो है वहाँ से मूव कर दिया कि आप लोग जाइए उधर के इलाके को कब्जा कीजिए। वो भी इनका बुरी तरह से फेल हो गया था। तो ये पाँचों जो स्टेप इनके द्वारा लिया गया था, ये पाँचों जो है बुरी तरह से फेल हो गया, इसलिए इसे जो है तो मैड किंग वाइज फुल किंग मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहा जाने लगा। ठीक है, तो इनके टाइम पे काफ़ी फेमस ट्रैवलर हुआ करता था जो कि अलग अलग जगह जाता था और वहाँ की हिस्ट्री को जो है लिखता था, और उनका मतलब ट्रैवलॉग बेसिकली वो रिकॉर्ड करता था। ठीक है, तो एक काफ़ी फेमस ट्रैवलर था जिनका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, ये जो इब्न बतूता था ये मोरक्को का। तो इनका जो ट्रैवलॉग है, बुक है, उनका नाम है रहला, किताबुल रहला, है ना, किताब रहला। ये लिखी इसने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रहला जो है वो किसने लिखा, तो इब्न बतूता ने लिखा। और इब्न बतूता कहाँ का था, कहाँ से बिलोंग करता था, वो मोरक्को का था। ठीक है, और किसके टाइम पीरियड पे इंडिया आया था, वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर जो है कुछ और डिपार्टमेंट्स बनाए, उनके द्वारा बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे दीवाने कोही कहा जाने लगा, है ना, दीवाने कोही। नेक्स्ट इसी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही जो है इधर दक्कन वाले एरिया में, मतलब इस एरिया में जो है नया एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, जो किसके द्वारा, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा जो है नया एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ 1336 एडी में हरिहर एंड बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर जो है वो बनाया गया। किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनका होल्ड दिल्ली सल्तनत पे, मतलब तुगलक डायनेस्टी पे काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। हालांकि पहले इन्होंने दिल्ली से जो है वो यहाँ कहीं पे अपना जो है कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश की, जो कि बुरी तरह से फेल रहा। फिर वो वापस हो गया, फिर वो वापस दिल्ली चला गया। तो इस इलाके में काफ़ी रिवॉल्ट होने लगे और ये इलाका जो है इंडिपेंडेंट हो गया, जो कि यहाँ पर विजयनगर एम्पायर बना हरिहर एंड बुक्का के द्वारा 1336 में। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूलर जो आता है इस लिस्ट में वो है फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो टाइम पीरियड है वो रहा 1351 से 1388 एडी तक। ठीक है, ये जो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इनके कज़न ब्रदर थे, मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न ब्रदर, मतलब चचेरा भाई था ये। और इसी के नाम पे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, उनका रियल नाम तो वैसे चौना खान था, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने एक बहुत सारा शहर बसाया, जिसमें कि एक नाम से, मतलब एक अपने भाई के नाम से भी, चचेरे भाई के नाम से भी शहर का नाम रखा, जौनपुर नाम आप लोगों ने सुना होगा, जौनपुर उसी के नाम पे रखा गया था, है ना, रिमेम्बरेंस ऑफ हिज बिग ब्रदर, कज़न ब्रदर। और जो और भी शहर हैं उनके नाम में हिसार है, फिरोजपुर है, फतेहाबाद है ना, फिरोजाबाद, ये सब शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके बारे में कि ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर बने कि जिन्होंने जजिया इम्पोज किया ब्राह्मण के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया कि जजिया टैक्स क्या होता है। जजिया टैक्स वो टैक्स होता है जो कि एक नॉन मुस्लिम पे करता है मुस्लिम रूलर को। तो पहले ऐसा था कि जो ब्राह्मण हैं, जो वीमेन हैं, जो ओल्ड एज के पीपल हैं और जो चिल्ड्रन हैं, उन सबों को जजिया नहीं देना होता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने मतलब ब्राह्मण पे भी जजिया इम्पोज कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर बने जिन्होंने जजिया को जो है वो ब्राह्मण पे भी इम्पोज कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने नए नए डिपार्टमेंट्स बनाए, अलग अलग ये जी हाँ,
तो नए नए डिपार्टमेंट्स बनाए। तो उसमें से एक डिपार्टमेंट का नाम था दीवान खैरात, है ना। दीवान खैरात में क्या था बेसिकली कि दीवान खैरात में जो वहाँ पे आमदनी होती थी, जो भी वहाँ पे पैसे होते थे, तो उन सब से जो पुअर गर्ल्स हैं, है ना, जो मतलब गरीब बच्चियाँ थी, यतीम बच्चियाँ थी, उन सभी का जो है वो शादी करवाया जाता था, है ना। उन सब के देख रेख के लिए ये डिपार्टमेंट था, है ना, मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, ठीक है। जो अगला डिपार्टमेंट था वो था दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, ठीक है। दीवाने बंदगान में क्या था कि जो पुअर और जो ऑर्फन आप लोगों को पता है, यतीम को बोलते हैं, ठीक है। तो उन सब बच्चों की जो है वो देखभाल की जाती थी यहाँ पे। लुक आफ्टर का मतलब हुआ देखभाल करना, लुक आफ्टर किया जाता था पुअर एंड ऑर्फन चिल्ड्रन का, ठीक है। जो अगला कंस्ट्रक्शन, जो इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, वो बनाया इन्होंने दारुश्शिफा क्या था, एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि कहाँ है, जो दिल्ली में है, ठीक है, इनके द्वारा। और इन्होंने लार्ज लेवल पे कैनाल्स का जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। कैनाल्स क्या होता है, कैनाल्स बोलते हैं नहर को, है ना, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे, यानी बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने कैनाल्स वगैरह बनाए खेती करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने फिर नए तरह के टैक्सेस जो है वो इम्पोज करना स्टार्ट किया, जैसे कि उसमें 4 टैक्स का नाम यहाँ पर है, खराज टैक्स है, खमास है, ज़कात है, जजिया है, ठीक है। खराज टैक्स के बारे में उतना तो ये सब डिटेल में नहीं आएगा, बस आपको इतना जानना है कि 4 तरह का टैक्स जो है वो इन्होंने इम्पोज किया, ठीक है। वैसे तो ये लैंड टैक्स होता है, ये वोटी टैक्स होता है, ये ज़कात तो आपको पता ही है कि मुस्लिम्स को देना होता है, और जजिया होता है जो नॉन मुस्लिम को पे करना होता है, ठीक है। जो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इन्होंने एक नए तरह का जो भी टैक्स इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था हासिले शर्ब, वाटर टैक्स हुआ करता था ये, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे फिर ऐसा हुआ कि जो कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कराया गया था, उसमें क्या हुआ कि लाइटनिंग होने की वजह से जो ऊपर की जो स्टोरीज थी वो क्या हुई कि वो डिस्ट्रॉय हो गई लाइटनिंग की वजह से। फिर रिपेयरिंग का काम यहाँ पर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया, और उसमें 2 एक्स्ट्रा स्टोरी ऐड करवा दिया गया, और ये फाइनल कंस्ट्रक्शन था कुतुब मीनार का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो टोटल अभी इसमें जो है कितनी 5 स्टोरीज़ हैं जो बनाया गया, वो किसके द्वारा, 5वीं वो रिपेयर किसके द्वारा कराया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हाँ, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं कि जब कोई इंसान खुद के बारे में अपनी जो है हिस्ट्री लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इन्होंने खुद की जो है वो ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसे हम लोग फुतुहात फिरोज शाही कहते हैं। क्या कहते हैं, फुतुहात फिरोज शाही। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ। ये है फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही, ये ऑटोबायोग्राफी था फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे है तारीख फिरोज शाही, और दूसरा है फतवाए जहांगीरी, ठीक है। तारीख फिरोज शाही एंड फतवाए जहांगीरी, ये काफ़ी फेमस राइटर थे उस समय के, उनका नाम था बर्नी, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। ये दोनों तारीख फिरोज शाही एंड फतवाए जहांगीरी, ये बर्नी के द्वारा लिखा गया, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये है। आगे एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ इनके टाइम पे, 1398 में तैमूर लंग के द्वारा जो है वो दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया गया। तैमूर लंग 1398 में, है ना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1398 में तैमूर लंग के द्वारा दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया गया, और इन्होंने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान किया था यहाँ पे, ठीक है।
और ये कैसे पता चलता है, ये तैमूर की ऑटोबायोग्राफी है, मलफूजाते तैमूरी, मलफूजाते, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, MALFUZAT तैमूरी, ठीक है। इनसे पता चलता है इनके दिल्ली में अटैक के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि अटैक करने के बाद इसी के साथ साथ यहाँ पर जो तुगलक डायनेस्टी होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर नई डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है। वो इसकी डेट क्या है, वो है 1414 से 1451 AD तक, ठीक है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है, इसे कहा जाता है फर्स्ट शिया डायनेस्टी, फर्स्ट शिया डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, है ना, फर्स्ट शिया डायनेस्टी। और यहाँ पर जो है इनके जो फर्स्ट रूलर हुए शिया डायनेस्टी के वो थे खिज़्र खान। इनका जो टेन्योर रहा वो 1414 मतलब 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक। एक मिनट मैं ज़रा डेट कन्फर्म कर लूँ। 1440, ठीक है, एक मिनट जी हाँ, खिज़्र खान जिनका कि टेन्योर रहा 1414 से 1421 AD तक, ठीक है, ये इनका टेन्योर रहा। इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है मतलब फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। और ऐसे तो इन्होंने फिर कुछ खास ऐसा कंस्ट्रक्शन किया नहीं, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने जो है सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की जो टाइटल है सुल्तान, तो उन्होंने ये नहीं लिया, ठीक है। जो टाइटल हर कोई अपने आगे लगाते थे सुल्तान, उन्होंने सुल्तान का जो टाइटल है वो लेने से मना कर दिया। इसके बदले इन्होंने रैयत आला की जो उपाधि है वो धारण की, रैयत आला का जो टाइटल है वो लिया इन्होंने, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो रूलर इसमें है वो है मुबारक शाह। मुबारक शाह यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मुबारक शाह खिज़्र खान के बाद जिनका टेन्योर 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा, जिसके बारे में सिर्फ एक बात जाननी है हमें कि फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, ठीक है। अगला हम लोग जानेंगे मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह जिनका टेन्योर रहा 1421 1421 to 1430 AD, ठीक है, 1430 AD, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुबारक शाह, ठीक है। तो इसके बारे में भी और कुछ इम्पोर्टेंट कुछ खास है नहीं यहाँ पे बताने को। और लास्ट रूलर के बारे में हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखते हैं। लास्ट रूलर जो थे सैयद डायनेस्टी के वो थे आलम शाह। इनका टेन्योर रहा 1445 to 1451। 14 मैं यहाँ पे फ्रेश लिख देता हूँ, आलम शाह 1445 to 1451 AD, ठीक है। इनके बारे में बस एक ही बात जानी है हमें, लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, ठीक है।
चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का जो, एक मिनट मैं ज़रा इसे इरेज कर लूँ ताकि लिखने में सही हो। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे लोदी डायनेस्टी, जिसका कि टेन्योर जिसका टेन्योर रहा, टाइम पीरियड रहा वो 1451 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो है ये लास्ट डायनेस्टी था। ठीक है, लोदी डायनेस्टी। ठीक है, इनके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे बहलोल लोदी। कौन थे भाई? बहलोल लोदी फर्स्ट रूलर, जिनका टाइम पीरियड रहा 1451 से लेकर के 1489 तक। ठीक है, इनके बारे में है कि ये फर्स्ट अफगान रूलर, अब तक जो भी थे इससे ऊपर वो सब कहाँ से बिलोंग करते थे? सब टर्की से, है ना। अब तुर्की हो गया इसका नाम, तुर्की, वो सब टर्क थे। और अफ़गान के ये फर्स्ट रूलर ऑफ अफ़गान। हालांकि सेकंड भी है, सेकंड कहते हैं शेर शाह सूरी, ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे? ये भी अफ़गान से। लेकिन फर्स्ट जो रूलर है वो अफ़गान से, वो बहलोल लोदी। ठीक है, इसके बारे में है कि फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, और लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड इन्हीं का रहा। और ही इश्यूड बहलोली कॉइन, है ना। इन्होंने अपने टाइम पर जो है कॉइन इंट्रोड्यूस किया, बहलोली कॉइन। ठीक है, उसके बाद बस हो गया। और तो ये तो जानने की ज़रूरत है नहीं कौन कर क्या। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला रूलर कौन रहा लोदी डायनेस्टी का। तो अगला रूलर रहा सिकंदर लोदी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1489 to 1517। सिकंदर लोदी को कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट सुल्तान दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसका जो रियल नेम जो था वो था निज़ाम खान इसे कहते हैं, सिकंदर लोदी को। ठीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1498 में। अगर आप लोगों को याद हो, 1498 में वास्को डी गामा जो है वो जो है सी रूट डिस्कवर करता है इंडिया तक, है ना। इंडिया पहुंचता है सी रूट के थ्रू, वास्को डी गामा। उन्होंने इंडिया को डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि इंडिया तक सी रूट डिस्कवर किया था। कौन? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। जो सिटी, आगरा सिटी, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, आगरा सिटी, है ना। आगरा सिटी फाउंड करने का काम इन्होंने ही किया, सिकंदर लोदी ने। मतलब सिकंदर लोदी ने ही आगरा सिटी फाउंड किया था। आगरा सिटी जो बसाया गया था वो सिकंदर लोदी के द्वारा ही बसाया था। कब? 1504 ईस्वी में, मतलब 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा सिटी जो है वो बसाया गया था। ठीक है, और ना आगरा सिटी बसाने के साथ साथ इन्होंने इसे कैपिटल भी बनाया। ठीक है, इसे कैपिटल भी बनाया। कब? 1506 में दिल्ली से जो है कैपिटल आगरा को कर दिया। ठीक है, और इन्होंने एक नया मेज़रमेंट इंट्रोड्यूस किया। मतलब मेज़रमेंट किस चीज़ के लिए? वो लैंड को मेज़र करने के लिए। लैंड को इससे पहले तक लैंड को मेज़र करने का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। तो इन्होंने ही एक नया मेज़रमेंट यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम लोग कहते हैं गजे सिकंदरी। इसमें 32 डिजिट्स होते थे। ये एक स्टैंडर्ड माना जाता था लैंड को नापने के लिए, ज़मीन नापने के लिए। ठीक है, गजे सिकंदरी। और इनके कोर्ट में, मतलब इनके दरबार में एक म्यूजिशियन हुआ करता था इनका, जिनका नाम था लहजते सिकंदरी। ठीक है, और इनके द्वारा पोएम की जो कंपाइलेशन थी, मतलब बहुत सारे पोएम्स की जो एक कंपाइलेशन बनी, जिनका या फिर ऐसा बोलें, या फिर इनके जो बहुत सारी पोएम के कंपाइलेशन का जो नाम था वो था गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी। ठीक है, एक मिनट यहाँ मैं इसे लिख दूँ। गुलरुखी इनका जो है पेन नेम था। पेन नेम किसे बोलते हैं? जो कि खुद से जो लोग नाम रखते अपना, जैसे क्या तखल्लुस शायद कहते हैं, हाँ। तो वो गुलरुखी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत वॉज इब्राहिम लोदी, जिनका कि टाइम पीरियड रहा 1517 to 1526, 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत
ठीक है। ओनली सुल्तान हु किल्ड इन बैटलफील्ड, यानी कि अब तक दिल्ली सुल्तान का अब तक कोई भी ऐसा रूलर या फिर ऐसा सुल्तान नहीं हुआ जो कि बैटलफील्ड में मारा गया हो। हर किसी को किसी ने मतलब कि जो है मारा हो, ऐसे चोरी छुपे मारा हो, लेकिन किसी ने भी बैटलफील्ड में अपनी जान नहीं गंवाई। ठीक है, ये ओनली सुल्तान है, फर्स्ट सुल्तान है, मतलब पहले ही ऐसे सुल्तान है जिन्हें बैटलफील्ड में मारा गया। ठीक है, और इसे जो मारा गया वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसे मारा गया था। अगेंस्ट में कौन थे? बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? ये 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बाबर के अगेंस्ट में। और यहाँ पर जो है इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और यहाँ पर फिर जो बाबर जो है वो अपना क्या कहते हैं रूल इस्टेब्लिश कर लेता है, और यहीं से फिर जो है मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे मुगल एम्पायर।